दोस्तों साल 1919 आते आते देश की जनता अपने बैंकों से इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि जो बैंक थे वे अपनी मनमानी करते थे और उनके कोई रूल रेगुलेशंस नहीं थे। उस समय दोस्तों ज़रूरत थी देश को एक बड़ी संस्था की जो बैंकों को दिशा निर्देश दे सके, अपनी गाइडलाइंस बना सके और उनको रन करा सके। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई की स्थापना क्यों की गई और आखिर में भारत को क्या ज़रूरत पड़ी जो इस संस्था की स्थापना करनी पड़ी। आरबीआई की हिस्ट्री क्या है दोस्तों और आरबीआई की स्थापना किस प्रक्रिया के तहत की गई थी। दोस्तों फिलहाल में आरबीआई में 2 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर के साथ ही इनकी जो बोर्ड मेंबर है उनकी कुल संख्या 21 है दोस्तों। और यहाँ पर जो कार्य हो रहा है आरबीआई किस तरीके से काम करता है और उसके अंदर में कुछ कंपनियां जुड़ी हुई है वह किस तरीके से काम करती है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अगर हमारी यह पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको आरबीआई के बारे में कहीं और पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों साल 1919 आते आते जब अंग्रेज़ों के पास बैंकों की बहुत ही ज़्यादा शिकायतें जाने लगी, बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट्स हो गई, तो अंग्रेज़ों ने सन 1920 में हिल्टन यंग कमेटी यानी कि रॉयल कमीशन का गठन किया और सन 1926 को हिल्टन यंग कमीशन एक रिपोर्ट सौंपता है अंग्रेज़ों को जिसके तहत आरबीआई का गठन किया जाता है। दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934 यानी कि 6 मार्च 1934 को बना और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई काम करना स्टार्ट करता है। दोस्तों आरबीआई जो फिलहाल में काम कर रहा है वह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही करता है और आरबीआई जो दिशा निर्देश बैंकों को देता है वो सभी दिशा निर्देश जो एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही देता है। दोस्तों स्टार्टिंग में आरबीआई भी एक प्राइवेट बैंक था, कुछ मेंबर्स ने मिलकर यानी कि जो उसके शेयर होल्डर थे वो सभी कोई बिजनेसमैन या फिर कोई अन्य व्यक्ति थे। यह एक प्राइवेट बैंक स्टार्टिंग में था। दोस्तों बात है सन 1935 की जब यह बैंक काम करना स्टार्ट करता है। अब दोस्तों भारत आज़ाद हो चुका था और बात आ गई अब गवर्नमेंट की और आरबीआई की। ये जब गवर्नमेंट देखती है कि हमारे रूरल एरिया डेवलप नहीं हो रहे हैं तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है और आरबीआई से जुड़े कुछ बैंकों को बोलते हैं कि आप हमारे रूरल एरिया में जाइए और वहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट कीजिए, लोगों को लोन दीजिए। लेकिन आरबीआई और बैंक उनकी बातें मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि दोस्तों आरबीआई ठहरा एक प्राइवेट बैंक। आज भी दोस्तों आज 2022 में भी प्राइवेट बैंक रूरल एरियाज़ में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उस समय की तो बात ही बिल्कुल अलग थी। तो दोस्तों आरबीआई और बैंक्स बात मानने को तैयार नहीं थे गवर्नमेंट की। तब गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि इसको भी गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया। दोस्तों सन 1949 से ही आरबीआई भी एक गवर्नमेंट बैंक हो गया क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दोस्तों आरबीआई को जो फिलहाल में कंट्रोल कर रहे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री है जो आरबीआई को कंट्रोल किए हुए हैं और आरबीआई भारत के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करता है। आरबीआई यानी कि आरबीआई के क्या क्या काम होते हैं। इशूअर ऑफ करेंसी। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई करेंसी को इशू करता है, यानी कि जितनी भी करेंसी हमारे भारत में बनती है यानी कि नोट्स, आप कह सकते हैं नोट्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करता है कॉइन्स और 1 रुपये का नोट, और जो 2 रुपये के ऊपर में जितने भी नोट भारत में प्रिंट होते हैं वह इशू करता है आरबीआई हमारे देश में। दोस्तों बैंकों का बैंक भी आप आरबीआई को कह सकते हैं, क्योंकि बैंकों में जो छोटे बैंक हैं वह लोन लेते हैं, या एक तरीके से मैं इसका आपको सिस्टम समझा देता हूँ। जब लोगों को लोन की ज़रूरत होती है तो छोटे बैंक क्या करते हैं कि आरबीआई से पैसा उठाते हैं और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वहाँ से कम इंटरेस्ट पर लेते हैं और लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पर डाल देते हैं। यानी कि कोई भी फंड आरबीआई से लेते हैं और पब्लिक में डाल देते हैं। तो बैंकों का बैंक इसीलिए आरबीआई को कहा जाता है क्योंकि छोटे बैंक जो होते हैं वो आरबीआई पर डिपेंड होते हैं। दोस्तों 3rd नंबर पर आता है आरबीआई प्रोवाइड लाइसेंस फॉर ओपन न्यू बैंक्स, यानी कि जो नए बैंक भारत में होते हैं या नए बैंक खोले जाते हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है आरबीआई बैंक। आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रिसेशन।
दोस्तों 5th नंबर आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि जब बैंक बिल्कुल डूबने लगता है कोई भी बैंक, उनके लिए लास्ट ऑप्शन बच जाता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो उनकी सहायता कर सकता है। दोस्तों इसी तरीके से कुछ ये मेन कार्य थे आरबीआई बैंक के। दोस्तों हम समझ लेते हैं सबसे पहले भारत में जो नोट प्रिंट होते हैं, जो कॉइन्स प्रिंट होते हैं, उनका सिस्टम क्या है। दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वह 1 रुपये का नोट और जो कॉइन्स हमारे यहाँ पे प्रिंट होते हैं वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। दोस्तों मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 1000 का कॉइन छाप सकती है, यानी कि बना सकती है। लेकिन दोस्तों जितना बड़ा कॉइन होगा उतना ज़्यादा देश में करप्शन होगा। आपने अभी तक मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10 रुपये का ही कॉइन देखा होगा। वैसे दोस्तों 1000 रुपये तक के कॉइन जो भारत सरकार है वह छाप सकती है। एक बात और दोस्तों, जो 1 रुपये का नोट हमारे यहाँ पे भारत सरकार छापती है उस पर वित्त सचिव यानी कि गवर्नर ऑफ फाइनेंस का साइन होता है। दोस्तों जो 2 रुपये से ऊपर के नोट हमारे भारत में या जो आरबीआई छापता है उसमें जो साइन होता है वह गवर्नर ऑफ आरबीआई का साइन आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मैक्सिमम जो आरबीआई है वो 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है, लेकिन दोस्तों आपने मार्केट में मैक्सिमम 2000 का नोट ही देखा होगा। दोस्तों जो नोट हमारे यहाँ पर छपती है उस पर आपको 17 लैंग्वेज देखने को मिलती है। जो करेंसी होती है उस पर 17 लैंग्वेज भारत की देखने को आपको मिल जाती है। दोस्तों पहले एक सिस्टम था आरबीआई का जो करेंसी प्रिंट करने का था। सिस्टम का नाम है दोस्तों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। दोस्तों इसमें क्या था कि दोस्तों 200 करोड़ रुपए आरबीआई के पास में होना ज़रूरी है, यानी कि उसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ रुपए का फॉरेन कंट्री होना ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों अभी ये जो मेथड है वह बंद हो गया है और किसी अन्य मेथड पर दोस्तों आरबीआई काम करता है नोट को प्रिंट करने के लिए। इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, जो आरबीआई नोट प्रिंट करता है वह एक संस्था के तहत आरबीआई नोट प्रिंट करता है। दोस्तों भारत में जो नोट प्रिंट होती है वह BRBNMPL देखते हैं, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों इसको 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों इस संस्था का चेयरमैन हमेशा डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई देखने को आपको मिलता है। दोस्तों BRBNMPL वो जगह है जिसके अंतर्गत आरबीआई करेंसी प्रिंट कराता है। दोस्तों मेरे हिसाब से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इस वीडियो में आरबीआई के बारे में ज़्यादा सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आरबीआई के अंडर काम करने वाली कुछ कंपनियां हैं। एनएचबी दोस्तों आपने सुना होगा नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक का काम होता है लोगों को लोन प्रोवाइड करना होम लोन के लिए। दोस्तों एनएचबी एक्ट सन 1987 में बना और सन 1988 में एनएचबी ने काम करना स्टार्ट किया था। जो इसके MD CEO होते हैं वह दोस्तों डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट जो है वह पैसा देती है एनएचबी को और एनएचबी लोगों को लोन प्रोवाइड करती है घर बनाने के लिए, और लोग लोन ले लेते हैं और धीरे धीरे करके उस पैसे को एनएचबी को वापस करते रहते हैं। दोस्तों मेन काम एनएचबी का होता है लोन प्रोवाइड करना होम के लिए लोगों को। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कमीशन, यानी कि दोस्तों DICGC। दोस्तों आप देखते हैं जब आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए जाते हैं तो आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वहाँ पर जो पूरी कराई जाती है। क्या दोस्तों आपको कभी इतना टाइम मिला है कि आपने उनको पूरी तरीके से पढ़ा हो, रीड किया हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है? इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। दोस्तों बैंक द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए कुछ जो नियम है वो लागू किए जाते हैं, कुछ उपाय बनाए जाते हैं। दोस्तों यानी कि जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए जाते हैं और फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कमीशन का, DICGC का। यानी कि दोस्तों आप जो अकाउंट में अपने पैसा रखते हैं वे 5 लाख तक पैसा इंश्योर्ड होता है। यानी कि अगर कभी कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, डूब जाता है, तो आपके अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा हो आपका 5 लाख तक का ही इंश्योर्ड रहेगा। यानी कि आपके अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए है और आपका बैंक दिवालिया हो जाता है, उस कंडीशन में आपको आपका 2 लाख रुपए बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आपके अकाउंट में 7-8 लाख रुपए पड़ा हुआ है और बैंक डूब जाता है तो इंश्योर्ड आपका सिर्फ 5 लाख रुपए था, तो आपको 5 लाख रुपए ही मिलेगा, ना कि आपको
7 या 8 लाख रुपए मिलेगा। दोस्तों जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, उसकी स्थापना DICGC एक्ट 1961 के तहत की गई थी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों 15 जुलाई सन 1978 को। और दोस्तों जो इसको हेड क्वार्टर है वह मुंबई में होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कुछ और डिपार्टमेंट है इनकी भी, डिप्टी गवर्नर ही इसका भी जो चेयरमैन होते हैं वह होता है। दोस्तों जिस दिन आप अपने बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो उसी दिन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पर यह DICGC का इंश्योरेंस हो जाता है। दोस्तों यह थी एक संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में। दोस्तों अब एक नज़र बोर्ड ऑफ मेंबर के बारे में, यानी कि जो RBI के बोर्ड ऑफ मेंबर हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। RBI के बोर्ड ऑफ मेंबर 21 मेंबर होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है गवर्नर, यानी कि जो RBI का हेड होता है गवर्नर, जो भी हमारे यहाँ पे करंट में शक्तिकांत दास जी हमारे RBI के गवर्नर है। इसके बाद दोस्तों डिप्टी गवर्नर की संख्या होती है 4, जो अभी तक IAS और अर्थशास्त्री जो व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर वही डिप्टी गवर्नर बनते हैं। दोस्तों साथ ही साथ जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो NHB और DICGC जो संस्था मैंने पीछे आपको बताया है उनके भी गवर्नर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी इस बोर्ड में शामिल किए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 10 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो टॉप के बैंकर्स हो सकते हैं, टॉप के बिजनेसमैन हो सकते हैं, जो इन पोस्टों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हायर किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों डायरेक्टर ऑफ लोकल बोर्ड्स, यानी कि लोकल बोर्ड से भी, जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इन बोर्ड से भी 4 मेंबर्स को हायर किया जाता है। दोस्तों इस तरीके से RBI के 21 बोर्ड ऑफ मेंबर पूरे होते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे करूँ कि जो RBI है वह प्राइवेट बैंकों पर किस तरीके से, किस एक्ट के तहत, किस नियम के तहत अपना कंट्रोल रखता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आई थिंक दोस्तों RBI एक्ट 1934 ही ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो RBI है वह प्राइवेट बैंकों पर अपना कंट्रोल रखता है, यानी कि जो दिशा निर्देश बैंकों को देता है RBI वह रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ही देता है। दोस्तों RBI का जो फाइनेंशियल ईयर है वह जुलाई से जून तक चलता है, जबकि जो अदर बैंक है उनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह अप्रैल टू मार्च चलता है। इसके बाद दोस्तों एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँ तो जो कोइंस पर आप देखते हैं कि कोइंस किस तरीके से पहचाने कि यह कोइंस कहाँ बना है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बारे में। मुंबई में दोस्तों अगर कोई कोइन बना है तो उस पर आप देखते हैं कि जहाँ पर सन लिखा होता है कोइंस पे, सन के ऊपर में एक मार्क बना होगा डायमंड का। अगर डायमंड का मार्क दोस्तों बना हुआ है कोइन पर तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह जो कोइन है वह मुंबई में बना है। और दोस्तों अगर कोलकाता में कोई कोइन बना है और सन के ऊपर में कुछ भी नहीं बना हुआ है तो दोस्तों आप समझ जाइए कि यह कोइन कोलकाता में बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर किसी कोइन पर स्टार बना हुआ है और यह कोइन का बना होगा, दोस्तों आप समझ जाइए कि यह कोइन अगर स्टार बना हुआ है कोइन के ऊपर में तो यह कोइन हैदराबाद में बना है। और दोस्तों अगर किसी कोइन के ऊपर में सिर्फ एक बिंदी आपको दिखे, एक पॉइंट आपको दिखे, तो वह कोइन अवश्य ही नोएडा में बना हुआ है। तो दोस्तों यह RBI के बारे में कुछ मेन इन्फॉर्मेशन थी। आई थिंक दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को हर एक पॉइंट को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको RBI के बारे में कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, करंट में जो किस पोस्ट पर कौन सा सदस्य है, गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, इन चीज़ों के बारे में हमने नहीं दिया है, आप उनको सर्च कर लीजिएगा क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाते हैं तो अवश्य उनको भी लाभ मिलेगा। दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।